नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की, जो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मंगलवार को शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, मगर सिर्फ 5 मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे शिवराज पर मंत्रिमंडल विस्तार करने का भारी दबाव है। विस्तार के लिए एक राय बनाने के लिए शिवराज दिल्ली दरबार में है। सारा दिन वो दिल्ली की सड़कें नापते रहे, मगर आलम यह है कि सभी बड़े नेताओं से मुलाकात के बावजूद एक राय सहमति नहीं बन पा रही है। पहले से 107 विधायकों वाली पार्टी में सिंधिया गुट के शामिल होने के बाद से चुनौतियां आसमान पर हैं। थिंक टैंक दिमाग पर पूरा जोर लगा रहा है, मगर सारी कोशिशों के बाद भी मंगल को मंत्रिमंडल विस्तार बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश बीजेपी से दिल्ली आला कमान तक के लिए सिरदर्द का सबब बन गया है। तमाम दौर की माथापच्ची के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार पर एक राय नहीं बन पा रही। 107 विधायकों वाली पार्टी में सिंधिया अपने 22 विधायकों को लेकर शामिल हुए तो बीजेपी की सरकार बन गई, मगर मंत्रिमंडल बनाने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। 4 बार दिल्ली दौरा टलने के बाद 5वीं बार शिवराज दिल्ली पहुंचे तो दावेदारों की भी उम्मीद परवान चढ़ गई। सिंधिया गुट के विधायकों के साथ साथ बीजेपी के दिग्गजों को भी उम्मीद जगी कि उनके लिए सब मंगल होने वाला है, मगर ऐसा लगता है कि अभी दावेदारों का इंतजार थोड़ा और लंबा होने वाला है। एक तरफ दावेदार दिल्ली से आ रही हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिवराज की गाड़ी दिल्ली की सड़कें नाप रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, मगर लिस्ट पर एक राय नहीं बन पा रही। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। मंत्रियों की लिस्ट पर एक राय नहीं बन पा रही है। प्रदेश बीजेपी की लिस्ट से आला कमान सहमत नहीं है। सिंधिया गुट के कोटे में कटौती पर आला कमान तैयार नहीं है। प्रदेश बीजेपी सिंधिया गुट को 9 से 10 पद देने पर अड़ी हुई है, जबकि सूत्र बताते हैं कि सिंधिया को 11 मंत्रियों का वादा किया गया है। उधर आला कमान दिग्गजों की अनदेखी का जोखिम नहीं लेना चाहता और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी का अंदाजा आला कमान को भी है। कई बार के विधायकों के साथ साथ आला कमान का युवाओं पर भी जोर है, मगर युवाओं को मौका देने से दिग्गजों का दावा कमजोर पड़ रहा है। नाराजगी थामने के लिए निगम मंडलों का सहारा लेने की भी तैयारी हो रही है, तो साथ ही मंत्रियों की संख्या पर भी पसोपेश जारी है। ये वो तमाम पेच हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसे हुए हैं और इस चुनौती से उबरने की हर कोशिश की जा रही है, मगर शायद ये पहली बार है कि विस्तार में 4 वर्ग यानी शिवराज खेमा, सिंधिया खेमा, प्रदेश इकाई और संघ की सिफारिशें, तो साथ ही आला कमान की पसंद को संतुष्ट करने की कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है। हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दावेदारों के साथ साथ जनता की भी नजर है। भाई 100 दिन पूरे होने वाले हैं सरकार के, कब तक 5 मंत्रियों के कंधे पर सारा जोर रहेगा, सारा बोझ रहेगा। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा साहब, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर विधायक। इसके साथ साथ उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता। और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उमाशंकर गुप्ता जी, कैडर बेस पार्टी, अगर वाकई कैडर बेस पार्टी तो इतनी फिर दिक्कत कहां है? दरअसल बताते हैं कि 5 तरह के वर्ग हैं इस वक्त। पहला शिवराज खेमा, दूसरा सिंधिया खेमा, तीसरा प्रदेश इकाई जिसमें संघ की सिफारिश शामिल है, और चौथा आला कमान, और 5वां उमाशंकर गुप्ता जी जैसे नेता जो इस वक्त बैठकर आराम से देख रहे हैं कि कौन साथी मंत्री बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला। और सुना इन 5 में सबसे अगर आराम से सुकून से कोई है तो वो 5वां खेमा यही है, उमाशंकर गुप्ता जी जैसा, जिसको एक टास्क दिया गया था बेंगलुरु में, वो टास्क बखूबी निभाया। उसके बाद अब देख रहे हैं कौन गोटी कहां फिट हो रही है। नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल बनाना एक चुनौती तो रहता है, उसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपने जो वर्णन किया ऐसे कोई खेमे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, आपस में चर्चा करना, सारा संतुलन बिठाना, ये कोई आज की समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या रहती है और हर पार्टी में समस्या रहती है। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न स्तरों पर चर्चा होती है, बातचीत होती है,
और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनौती को ठीक से साधना, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करना, क्षेत्र और प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखना, इस पर चिंतन मनन चल रहा है और मुझे लगता है कि अब बहुत ही जल्दी फैसला हो जाएगा। ये आपकी बात सुन के उमाशंकर गुप्ता जी, दावेदारों को कुछ राहत नहीं मिली है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, गर्मी का मौसम है और दिल्ली, जहां दिल्ली दरबार में है इस वक्त सीएम, यहाँ हम बैठे, हमसे पूछिए उमाशंकर गुप्ता जी, यहाँ उमस और गर्मी से बहुत बुरा हाल है। कहाँ आप उन्हें दौड़ाते फिर रहे हैं यहाँ से वहां, जबकि उनका विशेषाधिकार है, भोपाल से फैसला हो सकता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है। यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, विशेषाधिकार होता है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा, पार्टी अध्यक्ष का होता है, लेकिन चर्चाएं सबसे होती है और यही हमारी विशेषता है। और उसके कारण ही साधारणतया अंत में जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन सर्वमान्य निर्णय और विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय करता है। सामूहिक चर्चा होती है, उसमें से निकल कर आता है और हाँ, विशेषाधिकार जिसका है अंत में वही फैसला लेता है। और इसलिए ये गर्मी दिल्ली में भी और भोपाल में भी है, उमस गर्मी तेज है, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति उमा जी, वही मैं कह रहा था, यहाँ दिल्ली वाले तो झेल लेंगे किसी तरह, लेकिन भोपाल की जो गर्मी है, इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा दिलचस्प है। उमा जी, लौटता हूं मैं आपके पास, क्योंकि सज्जन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक का नजारा महसूस कर रहे हैं। सज्जन जी, ये जो बीजेपी का किला है, इसमें अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की कोशिशें, सुगबुगाहटे, माथापच्ची, बहुत कुछ चल रहा है। दीवारों पर आपकी नजर है क्या? आसिफ भाई, उमाशंकर जी बहुत दिन में आमने सामने आए हैं। मैं समझता हूं कि इनका भाषण मैंने सुन लिया, अब मेरी वार्तालाप पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तमाम सारी खूबियां बता रहे थे अभी कि हमारी पार्टी की खूबी है, हमारी पार्टी की खूबी है। एक खूबी और आ गई है इनकी पार्टी की, लोकतंत्र को पैसे से खरीद लो, विधायकों को पैसे से खरीद लो। ये विषय बाद में अपन चर्चा करेंगे। बात ये, उमाशंकर जी और शिवराज चौहान खूब चिल्ला रहे थे जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ना, मंत्रिमंडल बनने में 9-10 दिन हो गए थे। अरे ये लूली लंगड़ी सरकार मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है, अरे ये है वो है। भैया अब तो यार 100वां दिन होने वाला, भैया कहाँ मंत्रिमंडल उमाशंकर बाबू बना ही नहीं पा रहे हो। और मैं समझता हूँ कि कुबत ही नहीं है शिवराज चौहान की, उस गरीब के चेहरे का नूर उतार दिया तुम लोगों ने, कहाँ जंजाल में फंसा दिया। खरीदी हुई सरकार का वो मुखिया बनने ही नहीं चाहता था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है बेचारे की कि वो मंत्रिमंडल बना ले। हंस लो पर डिस्टर्ब मत करना भाई। नहीं तो सज्जन जी अब वो मारे फिर रहे हैं इधर। आसिफ भाई बता रहे थे धूप में, गर्मी में, उमस है। मेरा कहना आसिफ भाई ये है कि ये लोग, ये उमाशंकर सबसे बड़ा दोषी है भाई इसमें। ये बेंगलोर में जितने विधायक थे सबको लॉलीपॉप दिया, ये तू बीजेपी को वोट देना, तेरे को हम ये बना देंगे, तेरे को ये मंत्री बना देंगे, तेरे को ये बना देंगे। और उमाशंकर बाबू ये चाहते ही नहीं है कि रामेश्वर शर्मा मंत्री बने, विश्वास सारंग मंत्री बने। असली पेज तो रामेश्वर शर्मा ने फंसाया। अभी आसिफ भाई एक गुट आप भूल गए थे, इनका गुट, शिवराज चौहान का गुट, नरोत्तम मिश्रा का गुट, बीडी शर्मा का गुट, हाई कमान का गुट, ज्योतिराज सिंधिया का गुट, आप नरेंद्र सिंह तोमर का गुट भूल गए थे। असली खेल तो वहां फंसा हुआ है। ये मंत्रिमंडल तो क्या बना पाएंगे, छटाक भर मंत्रिमंडल लेके ये सरकार की नीतियों का बखान करते फिर रहे हैं। ये सारे निर्णय जो कैबिनेट में हो रहे हैं ये अवैधानिक हैं। कम से कम 12 मंत्री हों तब वो निर्णय में परिणित होता है, कार्य रूप में परिणित होता है। ये जितने भी निर्णय ले रहे हैं ये सब अवैधानिक है। सज्जन जी, मैं आता हूं इस पर आपके पास कि मंत्रिमंडल बना पाए। जाने कितने लोगों को लालच दे दिया। उसी पर मेरा सवाल है अगला सज्जन जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मैं आता हूं आपके पास। हरीश जी, इसका मतलब सज्जन जी ये कह रहे हैं कि उमाशंकर गुप्ता जी ने बेंगलुरु में जितने
रेवड़ी रबड़ी लॉलीपॉप जो सज्जन जी कह रहे हैं जिन चीजों को वो बांटी, उसका खर्चा अब आ रहा है, उसका पर्चा फट रहा है, वो भी सीएम पर। जिस तरह से बात की गई कि जो विधायक छोड़ के आए पार्टी, जिन्होंने विधायकी छोड़ी, तो निश्चित तौर पे जो जमे जमा विधायक थे, जनता के बीच चुनाव लड़ना है तो कोई गारंटी, जनता तो जनता है, भगवान है, जो जनता जनार्दन कहाँ वोट देगी ये तो रिस्क है। तो उन्होंने छोड़ा, कहीं ना कोई एग्रीमेंट होगा, अनुबंध होगा या जो समझौता होगा। नाराजगी अलग बात है। दूसरा, उनकी आस्था सिंधिया जी के प्रति थी, अपने आस्था के प्रति उनके साथ चले गए। लेकिन अब चुनौती है जो उठापटक चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सिंधिया गुट की असहमति के कारण ही बहुत बड़ा मामला आ रहा है। सिंधिया और अभी एक जो तत्काल जो हम लगातार दिल्ली संपर्क कर रहे हैं, ओपीएस भदौरिया का नाम आया जो अब तक नहीं था कि ओपीएस भदौरिया को मंत्री बनाया जाए। तो अभी मंथन, चिंतन और विचार, 2-3 बार की बैठकें, तो जो उठापटक चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि कैसे कम पदों पर समेटा जाए, जिसमें फिर कांग्रेस, सज्जन वर्मा जी दीवार में दरार ना देख पाए। उसको कोशिश की जा रही है कि दीवार बिल्कुल प्लेन रहे, कहीं दरार हो गई तो सज्जन वर्मा जी तत्काल दीवार में छेद कर देंगे। तो उसको देखते हुए हाईकमान और ये पूरा सिर जोड़ के बैठे हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया और रात में भी बैठकों का दौर चलना है। अब देखना है कि किस तरह से दीवार को, बिना दरार मुक्त दीवार को मंत्रिमंडल बना पाते हैं। और सज्जन वर्मा जी बड़े बेचैन हैं और पूरे कांग्रेस के विधायक और बड़े जो दिग्गज नेता हैं इसी बात का इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल बने। जितना उमाशंकर गुप्ता जी को इंतजार है, उससे ज्यादा इंतजार कांग्रेस को है कि ये मंत्रिमंडल बने, क्योंकि दरार पड़ना तय है इनके हिसाब से, क्योंकि जो लोग गए उनकी प्रवृत्ति जानते हैं सज्जन वर्मा जी। और भाजपा के कई दिग्गज नेता हैं, उनको उनसे भी संपर्क है कि वो कितनी महत्वाकांक्षा लेके बैठे हुए हैं। और आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो असंतोष का स्तर, जो कार्टर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी, अब तक माना जाता था पार्टी के अंदर बात होगी, लोकतंत्र नहीं था भाजपा के अंदर, क्योंकि अनुशासन था तो कमरे के अंदर बात करते, बाहर आके सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं करते, मुस्कुराते थे। लेकिन अब सार्वजनिक बयान आने लगे, राज्यसभा चुनाव में बार बार बोलते हैं, क्रॉस वोटिंग एक उदाहरण है। ये सब जो चुनौतियां हैं ये कांग्रेस समझ रही है और कांग्रेस इसी का इंतजार कर रही है कि किसी भी तरह से मंत्रिमंडल बने और दरार दिखे, जहां दरार दिखेगी वहां छेद कर देंगे। ये बेसब्री से, मतलब बदला लेने के, बदलाव पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा। जिस तरह से कांग्रेस सरकार गई है, ये कांग्रेस भी उसी रास्ते चलना चाहती है कि किसी भी तरह से वापस उसी रास्ते सरकार लेके आए। ये उठापटक सारी उसी की लेके चल रही है। दरार तो देखिए तय है और उस पर अब पुट्टी कितनी बढ़िया उमाशंकर गुप्ता जी करते हैं, कितना बढ़िया उसे लेवल करते हैं। पुट्टी की पॉलिटिक्स वो तो देखेंगे आगे किस स्तर तक रहती है। उमाशंकर जी, आपसे एक सवाल, इतने बड़े बड़े दिग्गज, देश में इतने बड़े बड़े फैसले, एमपी में सरकार बदल गई और पीएम से मिल लिए शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह से मिल लिए, जेपी नड्डा से मिल लिए, अब किससे मिलना बाकी रह गया सर? यहां तक तो स्थिति साफ हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब पेंच कुछ ऐसा फंसा है कि अब वो वर्सेस चल रहा है। देखिए, हाँ हुमा जी बोलिए। नहीं देखिए, सुबह आने वाले मुख्यमंत्री जी, मतलब उनकी चर्चाएं पूरी हो गई और जो बातें होना होगा, निर्णय हो गया है, कल आकर जो भी उनको आगे उमाशंकर गुप्ता जी, लड्डू बासे हो जाएंगे? हमने तो सुना था शाम तक लिस्ट लेकर लौट रहे, रात तक लड्डू बच जाएंगे। नहीं, आसिफ भाई जी, आसिफ भाई आप चिंता मत करो, आपको ताजे लड्डू ही खिलाएंगे। सज्जन वर्मा जी मेरे मित्र हैं, मैं बिल्कुल बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, आसिफ भाई जानते हैं। और सज्जन भाई, आपकी दीवार तो पूरी गिर गई है, यहाँ दरार होने नहीं देंगे, आप चिंता मत करो। और बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटेगा। चिंतन मनन ये करके इस प्रकार का मंत्रिमंडल बनेगा जो प्रदेश की सेवा करेगा। एक बार देखिए, राजनीति में जो काम करते हैं सब में महत्वाकांक्षा होना कोई नाजायज। वर्मा जी अब आप बीच में नहीं, वर्मा जी अब आप बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आपके बीच में नहीं बोला। मेरी बात सुनिए आप, फिर जवाब दीजिए। हाँ जरूर दीजिए। सज्जन जी की पीड़ा समझ सकता हूं मैं, उनके साथियों की पीड़ा समझ सकता हूं। वो तो अपने मंत्री साथियों को ही नहीं संभाल पाए, विधायकों को नहीं संभाल पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार, अहंकार में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और इनकी सारी टीम ने किया, उसका परिणाम उनके सामने है। इस पछतावे में ही अभी वो जी रहे हैं, उसको ही ठीक कर ले वो। भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करें आप। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक भी चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा भी करेगी। कहीं कोई दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक, दरार नहीं आने देंगे। गुप्ता जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सज्जन जी, अब सवाल यह है कि देखिए, दरार जो पड़ेगी
तो उसके बाद उपचुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही कांग्रेस की रणनीति कुछ तैयार है? पहली बात तो आसिफ भाई, मैं उमा भाई की बात का जवाब दे दूं कि बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता। बिल्ली तो आप लोग बन गए, आपके भाग से छीका टूट गया। हमें उस छीके के टूटने का इंतजार नहीं है, बिल्ली करती रहे इंतजार। यहाँ अपने पुरुषार्थ पे हमको भरोसा है। हमने अपने भुजाओं के दम पे, अपनी नीतियों के दम पे चुनाव जीता था, 5 साल का मैंडेट मिला था। अब ये तो 15 साल में जो भ्रष्टाचार में पैसा इन लोगों ने कमा लिया, उसका उपयोग विधायक खरीदने बेचने में कर रहे हैं। मैं इनको, शिवराज को, नरेंद्र मोदी को सलाह देता हूँ, काहे को यार ऐसा कर रहे हो? अडानी अंबानी को ठेका दे दो। कौन सा राज्य चाहिए तुमको? राजस्थान, महाराष्ट्र, अडानी अंबानी को ठेका दे दो। काहे को लोकतंत्र के पीठ में छुरा हो? अच्छा, अगर ये सज्जन जी दरार पड़ी दीवार में तो फिर उधर के इधर तो नहीं आएंगे? नहीं तो फिर आरोप तो ये आप पर भी लगेंगे। अरे चीन ने दरार कर दी इनकी दीवार में, चीन ने दरार कर दी इनकी दीवार में। ये नरेंद्र मोदी जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि मेरे 20 जवान मेरे देश की रक्षा करने वाले भारत की सीमा में मरे, चीन की सीमा में मरे, अभी तक उसका मुंह नहीं खोला। बीजेपी वाले अगर इधर अभी तक मुंह नहीं खोला तो फिर वो अंतरात्मा की आवाज पर आएंगे क्या? आसिफ भाई, उमा जी 1 मिनट। आसिफ भाई, आप देखो तो सही। आसिफ भाई, मंत्रिमंडल तो बना दो। अच्छा, मंत्रिमंडल बना ही नहीं पा रहे हैं, सज्जन जी नहीं कर रहे। सब तलवार भान के बैठे बीजेपी वाले। आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूँ गुप्ता जी। जी, मैं ये कह रहा हूं, सज्जन सिंह जी की राय तो उनकी पार्टी वाले कभी नहीं मानते। जब देखो ये मुफ्त में सलाह देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। हम ठीक से सरकार चलाएंगे वर्मा जी, हम ठीक से चलाएंगे। सज्जन लोगों के साथ चिंता मत करो, अब आप देखते ही रहो। उमा बाबू, यहाँ सज्जन लोगों की पार्टी है, गांधीवादी पार्टी है। सज्जन जी कह रहे हैं कि सज्जन लोगों की पार्टी है और सज्जनता से ही जो काम होगा। एक बात ये है, सोमवार और उमा शंकर मतलब होता है गौरी और शंकर जी का दिन होता है सोमवार। तो आज उमा शंकर जी सोमवार को कुछ बढ़िया निकाल पाएंगे, मंगल को कुछ बढ़िया मंगल होगा, ये जरा देखना होगा। नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, उमा शंकर जी, हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़